तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखा हुआ है। राम इज स्लीपिंग, मोहन इज इल, सी हैज़ 2 sons, द बॉयज लव, ही वॉज बीटन, ही हैड अ कार। You have 6 sentences there on the board. The first one is Ram is sleeping. क्या आपको पता है इसमें किस वर्ड को वर्ब कहेंगे और किस वर्ड को नाउन कहेंगे? वर्ब में कौन सा वर्ब हेल्पिंग वर्ब है और कौन सा वर्ब मेन वर्ब है? राम इज स्लीपिंग, स्लीपिंग मेन वर्ब, इज हेल्पिंग वर्ब। मोहन इज इल, मोहन मेन वर्ब। सी हैज़ 2 sons, हैज़ मेन वर्ब। द बॉयज लव, boys love, love main verb. He was beaten, was helping verb, beaten main verb. He had a car, had main verb. आइए देखते हैं what is a verb. A verb is a word which denotes an action, possession, relation or a state of being. या दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं a verb is a word used to tell or assert something about some persons or thing. Examples are shall, will, love, it, go, run, play, is, am, are, can, could. So this is the definition of the verb and these are some of examples of the verb. Right? Shall, will, इनमें laugh, it, go, run, play, is, am, are, मेन वर्ब एंड ऑक्सिलरी वर्ब दोनों ही मिक्स हैं, मिले हुए हैं। हम आगे देखते हैं कि हम कैसे जान पाएंगे इसमें कौन सा मेन वर्ब है और कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब्स है। एक्शन, रिलेशन और पोजीशन, स्टेट ऑफ बीइंग, इन सारी चीज़ों को दिखाता है। फर्स्ट वन इज एक्शन, चिल्ड्रेन प्ले। इसमें देखिए बच्चे के खेलने का बोध हो रहा है, मीन्स एक्शन दिख रहा है। द मैन वॉज वॉकिंग, व्यक्ति टहल रहा था। इसमें व्यक्ति के टहलने का बोध हो रहा है, एक्शन का बोध हो रहा है। ही विल कम, इसमें उसके आने का बोध हो रहा है। आई वॉज टॉट, मैं पढ़ाया गया, इसमें एक्शन का बोध हो रहा है। टीच पढ़ाना, उसका वर्ब थर्ड फॉर्म है टॉट, तो इससे एक्शन का बोध हो रहा है। इन वाक्यों में प्ले, वॉक, कम, टॉट ये सारे एक्शन वर्ड्स हैं। सेकंड में देखिए आप, इससे रिलेशन और पोजीशन का बोध होता है। अगर हम किसी भी चीज़ के अधिकारी हैं, किसी भी चीज़ का अधिकार रखते हैं, किसी भी चीज़ को ऑन करते हैं, कोई भी चीज़ मेरे पास है तो ऑनरशिप हमारे पास है, इससे हमारा उस चीज़ के साथ, वस्तु के साथ रिलेशन का बोध होता है। जैसे आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। द पुअर मैन हैड 3 queens, गरीब व्यक्ति के पास 3 रानियाँ थीं। द डॉग हैज़ 2 eyes, कुत्ते को 2 आँख होता है। इनमें देखिए किसी व्यक्ति विशेष के पास कुछ चीज़ें हैं। जैसे एक व्यक्ति के पास 3 रानियाँ हैं और जैसे कि मैंने सेकेंड में कहा द डॉग हैज़ 2 eyes, कुत्ते को 2 आँख होते हैं। और फिर आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। तो इन तीनों ही वाक्यों में पोजीशन और रिलेशन का बोध होता है। और फिर नेक्स्ट देखिए, वर्ब से स्टेट ऑफ बीइंग के भी होने का बोध होता है। जैसे ही वॉज अ पुअर मैन, वह एक गरीब व्यक्ति था, यानी उसकी स्थिति का, उस व्यक्ति के स्टेट का पता चलता है कि वो व्यक्ति किस अवस्था में था, तो उसकी स्थिति दयनीय थी, वह गरीब व्यक्ति था। फिर है दे आर हैप्पी, वे लोग खुश थे, यानी उसकी स्थिति क्या है कि वह खुश था, वे लोग खुश थे। गीता इज टॉल, गीता लंबी है, गीता के लंबा होने का बोध हो रहा है। तो इन वाक्यों में क्लियरली दिख रहा है कि वह गरीब था, वे खुश थे और गीता लंबी थी, यानी इसमें उसके स्टेट को दिखाया जा रहा है। उसमें हैप्पीनेस, उसमें वो टॉल थी गीता, और फिर वो व्यक्ति पुअर था, तो उसकी स्थिति के होने का बोध कराता है। काइंड्स ऑफ वर्ब, देयर आर 2 types ऑफ वर्ब, मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब मीन्स मुख्य क्रिया, हेल्पिंग वर्ब मीन्स सहायक क्रिया। मेन वर्ब used alone or together with helping verbs are called main verbs. मेन वर्ब्स या तो अलॉन हो सकते हैं या फिर टुगेदर विथ हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ किए जा सकते हैं। और हेल्पिंग वर्ब का डेफिनेशन है, अ हेल्पिंग वर्ब इज़ वन विच हेल्प्स द मेन वर्ब टू फॉर्म अ टेंस, वॉइस, मूड एट्सेट्रा। हेल्पिंग वर्ब की परिभाषा है, हेल्पिंग वर्ब टेंस, वॉइस, मूड आदि के बनने में प्रधान क्रिया की सहायता करता है। मेन वर्ब्स के यदि एग्जाम्पल्स मैं बोलूँ तो गो, कम, रीड, राइट, स्पीक, दीज आर मेन वर्ब्स। और हेल्पिंग वर्ब्स में is, am, are, was, were, has, have, had, can, could, may, might,
नीड, डेयर, मस्ट, आउट टू, यूज टू, शैल, विल, शुड, वुड, डू, डज, डिड, ये सारे जितने भी हैं हेल्पिंग वर्ब्स हैं। ऑक्सिलरी वर्ब्स को मैंने लिखा है इज, एम, आर, वाज, वेयर, डू, डज, डिड, कैन, कुड, मे, माइट, नीड, डेयर, मस्ट, आउट टू, यूज टू, शैल, विल, हैज़, हैव, हैड, शुड, वुड, ये सारे के सारे ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं और ये ऑक्सिलरी वर्ब्स मेन वर्ब्स की मदद करते हैं टेंस, वॉइस, मूड आदि के बनने में। अब नेक्स्ट देखिए मेन वर्ब्स। मेन वर्ब्स गो, कम, रीड, राइट, स्पीक, टॉक, रन, लाफ, किल, बार्क, ये सारे के सारे मेन वर्ब्स हैं। मेन वर्ब्स कोई एक्शन का नाम होता है, मेन वर्ब्स से किसी खास काम के होने का बोध होता है, जबकि ऑक्सिलरी वर्ब्स ये हेल्प करता है मेन वर्ब्स की टेंस, वॉइस, मूड आदि के बनने में। और इनकी संख्या 24 है, ये टोटली 24 हैं और मेन वर्ब्स अनलिमिटेड होते हैं, तो इन्हें आप भली भांति याद रखेंगे। इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज़, हैव, हैड, कैन, कुड, मे, माइट, नीड, डेयर, मस्ट, आउट टू, यूज टू, शैल, विल, शुड, वुड, डू, डज, डिड, ये सारे के सारे ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। एंड मेन वर्ब्स जितने भी तरह के आप क्रियाएं करते हैं, जितने भी काम करते हैं, जो भी एक्शन करते हैं, रीड, राइट, स्पीक, कम, गो, किल, लाफ, डिग, विप, स्लिप, कॉल, सेंड, ये सारे के सारे मेन वर्ब्स हैं। और मेन वर्ब्स अलग अलग रूपों में पाए जाते हैं। जैसे मैं गो क्रिया को लूँ तो गो, वेंट, गोन, गोइंग, गोज, कम, कैम, कम, कमिंग, कम्स, रीड, रेड, रेड, रीडिंग, रीड्स, स्पीक, स्पॉक, स्पोकन, स्पीकिंग, स्पीक्स, कॉल, कॉल्ड, कॉल्ड, कॉलिंग, कॉल्स, इस तरह से। और जबकि ऑक्सिलरी वर्ब्स, इसमें हम देखेंगे ऑक्सिलरी वर्ब्स में ऑक्सिलरी वर्ब्स की एक विशेषता होती है कि ये सहायक क्रिया के रूप में भी प्रयोग किए जाते हैं और मुख्य क्रिया के रूप में भी प्रयोग किए जाते हैं। इसे हम सेंटेंस में इनके प्रयोग के दृष्टिकोण से देखते हैं। एक ही सेंटेंस में एक वर्ड ऑक्सिलरी वर्ब हो सकता है और सेम वर्ड मेन वर्ब हो सकते हैं। जैसे मैं कहूँ आई एम प्रेजेंट, तो इसमें देखिए आई एम प्रेजेंट, एम है तो ये ऑक्सिलरी वर्ब, बट चूँकि सिंगुलर है, सिंगल है, इसलिए एम मेन वर्ब कहे जाएंगे। जैसे मैं कहूँ आई हैव अ पेन, मेरे पास एक कलम है, तो हैव, आई हैव अ वर्ब, आई हैव अ पेन, इसमें हैव ऑक्सिलरी वर्ब है, लेकिन आई हैव अ पेन में चूंकि एक ही क्रिया का प्रयोग किया गया है, इसलिए ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हुए भी ये मेन वर्ब्स होंगे। ठीक इसी प्रकार से दे हैव बुक्स, उन लोगों के पास किताबें हैं, हैव ऑक्सिलरी वर्ब है बट दे हैव बुक्स, इस तरह के वाक्य में ऑक्सिलरी वर्ब होते हुए भी ये मेन वर्ब्स कहे जाएंगे। तो जब ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग अकेले किया जाता है किसी भी सेंटेंस में, तो वो ऑक्सिलरी वर्ब होकर के भी मेन वर्ब कहे जाते हैं, मेन वर्ब्स का रोल प्ले करते हैं। ओके, इन वाक्यों में आप मुझे बताएं इसमें से कौन सा वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब है और कौन सा वर्ब मेन वर्ब है। तो द फर्स्ट वन, आई हैव बीन अ टीचर, मैं एक शिक्षक रहा हूँ। इसमें देखिए हैव बीन, ये आप क्या बता सकते हैं मुझे, ऑक्सिलरी वर्ब है या मेन वर्ब है? अगर आप बताएं तो डेफिनेटली आपकी इंग्लिश अच्छी है, और अगर आप नहीं बता पाते हैं तो आपको अंग्रेजी अच्छे से सीखने की ज़रूरत है। दूसरा सेंटेंस में चलिए मुझे बताइए, ही हैज़ बीन रीडिंग, वह पढ़ता रहा है, इसमें कौन सा मेन वर्ब है और कौन सा हेल्पिंग वर्ब है मुझे बताइए। और ही इज़ अ बॉय में इज़ हेल्पिंग वर्ब कहा जाएगा या मेन वर्ब कहा जाएगा? इसी प्रकार से आई हैव अ डॉग, ही डिड दिस, ही इज़ रेडी, ही इज़ गोइंग, डिड ही कम, और फिर आई एम रीडिंग, माई ब्रदर हैज़ कम, ही विल गो, एंड यू शुड डू दिस। इन वाक्यों में यदि आप देख पाते हैं और समझ में आता है आपको कि इनमें कौन सा मेन वर्ब है और कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब है, तो इसका मतलब है कि आप वर्ब में ठीक ठाक हैं, आपकी इंग्लिश ठीक ठाक कही जा सकती है, अदरवाइज़ आपको अच्छे से सीखने की ज़रूरत है। तो आइए मैं आपको बताऊं, आई हैव बीन अ टीचर, तो इसमें हैव ऑक्सिलरी वर्ब है और बीन मेन वर्ब है। ही हैज़ बीन रीडिंग में हैज़ ऑक्सिलरी वर्ब है, बीन ऑक्सिलरी वर्ब है, रीडिंग मेन वर्ब है। ही इज़ अ बॉय, इज़ ऑक्सिलरी वर्ब है, हैव ऑक्सिलरी वर्ब है, बट इसमें देखिए इज़ और हैव हैं तो ऑक्सिलरी वर्ब्स, लेकिन चूंकि सिंगुलरली यूज़ किए गए हैं, सिंगल यूज़ किए गए हैं, इसलिए ऑक्सिलरी वर्ब होते हुए भी ये मुख्य क्रिया कहे जाएंगे, मेन वर्ब कहे जाएंगे। इसी प्रकार हैव है तो सिंगुलर, आई मीन है तो ये ऑक्सिलरी वर्ब, लेकिन ये मेन वर्ब कहे जाएंगे क्योंकि सिंगल यूज़ हुआ है। और ही डिड दिस में डिड मेन वर्ब है, ही इज़ रीडिंग इज़ ऑक्सिलरी वर्ब, एंड ready, well ready is another word, is
और मेन वर्ब का रोल प्ले कर रहा है। ही इज़ गोइंग में इज़ ऑक्सिलरी वर्ब, गोइंग मेन वर्ब। डिड ही कम, डिड ही कम, कम मेन वर्ब, डिड ऑक्सिलरी वर्ब। इसी प्रकार आई एम रीडिंग में एम ऑक्सिलरी वर्ब एंड रीडिंग मेन वर्ब। माई ब्रदर हैज़ कम, हैज़ ऑक्सिलरी वर्ब एंड कम मेन वर्ब। ही विल गो, विल ऑक्सिलरी वर्ब एंड गो मेन वर्ब। यू शुड डू दिस, शुड ऑक्सिलरी वर्ब एंड डू मेन वर्ब। इन वाक्यों में मुझे बताएं इनमें से कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब है और कौन सा मेन वर्ब है। इज़ ही कमिंग टुडे, थिंक कीजिए और मुझे बताइए। तो आइए देखते हैं। इज़ ही कमिंग टुडे, इज़ ऑक्सिलरी वर्ब, कमिंग मेन वर्ब। ही डज नॉट नो, डज हेल्पिंग वर्ब, नो मेन वर्ब। ही रीड्स, रीड्स मेन वर्ब। ही डज नॉट नो, डज हेल्पिंग वर्ब, नो मेन वर्ब। May I come in, may auxiliary verb, come main verb. What could be done, could auxiliary verb, done main verb. He can do, can helping verb, do main verb. You should help me, should auxiliary verb, help main verb. He is reading, is helping verb, reading main verb. He is a student, is helping verb. लेकिन चूँकि यहाँ पे सिंगुलर यूज़ किए गए हैं, सिर्फ इज़ का प्रयोग किया गया, मेन वर्ब नहीं है, तो इनमें आपको कन्फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए कि ऑक्सिलरी वर्ब भी मेन वर्ब हो सकता है। यदि मेन वर्ब नहीं आया रहे और ऑक्सिलरी वर्ब का सिर्फ प्रयोग करके सेंटेंस बनाया गया हो या बोला गया हो, तो इन वाक्यों में इज़ जो ऑक्सिलरी वर्ब है ये मेन वर्ब कहे जाएंगे। चूँकि इसमें मेन वर्ब नहीं है इसलिए इज़ ही मेन वर्ब हो जाता है। तो कुछ ऐसे ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं जो मेन वर्ब्स का भी रोल प्ले करते हैं। वहाँ ये देखना होगा कि यदि सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब अकेले आया है तो वो ऑक्सिलरी वर्ब न होकर वो मेन वर्ब कहे जाएंगे। जैसे ही इज़ अ स्टूडेंट में इज़ ऑक्सिलरी वर्ब न होकर मेन वर्ब है। आर यू अ प्रोफेसर में आर ऑक्सिलरी वर्ब है, राइट। लेकिन ये चूँकि सिंगुलरली यूज़ किए गए हैं इसलिए इस सेंटेंस में आर मेन वर्ब है। आर यू अ प्रोफेसर, चूँकि इसमें मेन वर्ब प्रयोग नहीं किए गए हैं इसलिए ऑक्सिलरी वर्ब भी मेन वर्ब है। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। आपको मालूम होगा इंग्लिश के जो सेंटेंस बनाए जाते हैं या बोले जाते हैं, इंग्लिश का सेंटेंस मुख्य तौर पर 3 शब्दों का बना होता है, जिसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रत्येक वाक्य में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ये तीनों ही पार्ट्स ऑफ स्पीच का होना अनिवार्य है, बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब से भी सेंटेंस बनाए जा सकते हैं। ऑब्जेक्ट आवश्यक हो तो दिया जा सकता है, आवश्यक नहीं हो तो कोई बात नहीं है। तो आइए, जैसे कि मैंने लिखा है ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, यानी किसी भी क्रिया का ऑब्जेक्ट क्या होगा, या किसी भी क्रिया के बाद जो शब्द खंड या फिर नाउन फ्रेज आए हैं वो उस वर्ब का ऑब्जेक्ट है अथवा नहीं, इस चीज़ को हम कैसे देखेंगे, कैसे जान पाएंगे। तो सेंटेंस मैंने लिखे हुए हैं। ही गैव मी मनी, उसने मुझे पैसे दिए। ही इज़ प्लेइंग इन द फील्ड, वह फील्ड में खेल रहा है। माई फादर लव्ड मी वेरी मच, मेरे पापा मुझसे बहुत प्यार करते थे। आई लाइक दीज ब्यूटीफुल फ्लावर्स, मैं इन सुंदर फूलों को पसंद करता हूँ। दे इट बनाना, वे लोग केला पसंद करते हैं। तो इनमें ही गैव मी मनी, इनमें डेफिनेटली आप तो गेस कर सकते हैं। ही सब्जेक्ट है, गैव मेन वर्ब है और मी ऑब्जेक्ट है, मनी ऑब्जेक्ट है, राइट। और यहाँ देखिए ये भी ऑब्जेक्ट है और ये वर्ड भी ऑब्जेक्ट है। मीन्स दिस वन इज सब्जेक्ट, दिस वन इज वर्ब एंड दिस वन इज ऑब्जेक्ट, दिस वन इज ऑल्सो ऑब्जेक्ट। तो एक ही सेंटेंस में 2 या ज़्यादा ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। और नेक्स्ट में देखिए ही इज़ प्लेइंग इन द फील्ड, सब्जेक्ट एंड प्लेइंग इज मेन वर्ब, इज ऑक्सिलरी वर्ब। अब इन द फील्ड, क्या ये ऑब्जेक्ट है या नहीं है, आप मुझे बताइए। क्या ये इन द फील्ड ऑब्जेक्ट कहे जाएंगे या नहीं, मैं बताता हूँ आपको। माई फादर लव्ड मी वेरी मच, माई फादर सब्जेक्ट, लव्ड वर्ब मेन वर्ब है ये, और मी ऑब्जेक्ट है या नहीं है आप मुझे बताइए। और वेरी मच ये क्या है। आई लाइक दीज ब्यूटीफुल फ्लावर्स, तो आई सब्जेक्ट, लाइक वर्ब एंड दीज ब्यूटीफुल फ्लावर्स, इन्हें क्या कहा जाएगा, क्या ये ऑब्जेक्ट है अथवा नहीं। और दे इट बनाना, दे सब्जेक्ट, इट आप जानते हैं अच्छी तरह से मेन वर्ब,
और बनाना क्या ये ऑब्जेक्ट है या नहीं है। तो इस चीज़ की पहचान के लिए कि वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया गया है अथवा नहीं, और इस बात को बिल्कुल भी जान लेना आवश्यक है कि किसी भी वर्ब के बाद अगर कोई नाउन फ्रेज या फिर कोई भी वर्ड्स आए हुए हैं, कोई भी पार्ट्स ऑफ स्पीच आए हुए हैं, तो ये आवश्यक नहीं कि वो ऑब्जेक्ट ही होंगे, वो अदर शब्दखंड या पार्ट्स ऑफ स्पीच हो सकते हैं। तो इस चीज़ को जानने के लिए हमारे पास दो वर्ड्स हैं, व्हाट अथवा whom। इनका मीनिंग होता है क्या और whom मीन्स किसे। तो व्हाट या whom का प्रयोग कर हम जान पाएंगे कि वर्ब के बाद जो वर्ड आए हैं या पार्ट्स ऑफ स्पीच आए हैं वो उस वर्ब का ऑब्जेक्ट है अथवा नहीं है। तो अब देखिए, ही गैव मी मनी, कैसे जानेंगे या कैसे हम इसकी शिनाख्त कर पाएंगे, पहचान कर पाएंगे। तो ये मेन वर्ब आप देख रहे हैं गैव। तो गैव में व्हाट या whom लगाकर प्रश्न करने पर यदि आंसर आएगा तो वो ऑब्जेक्ट होगा, और यदि आंसर नहीं आएगा तो वो बिल्कुल भी ऑब्जेक्ट नहीं होगा। तो गैव दिया, व्हाट क्या दिया, प्रश्न कीजिए। ही गैव मी मनी, तो गैव व्हाट दिया, क्या दिया, क्या आंसर आ रहा है, तो डेफिनेटली आंसर आ रहा है, क्या आ रहा है, उसने दिए, क्या दिए, मनी, पैसे। तो ये मनी वर्ड ऑब्जेक्ट हुए। और फिर देखिए एक दूसरा वर्ड है व्हाट। मेन वर्ब में व्हाट लगाकर प्रश्न कीजिए क्या इसका आंसर आ रहा है, तो गैव दिया, व्हाट क्या दिया, गैव whom, व्हाट का प्रयोग हमने कर लिया है, whom दिया, किसे दिया, तो द आंसर इज मी, मुझे दिया। तो मी भी ऑब्जेक्ट है, अतः इस वाक्य में मी भी ऑब्जेक्ट है और मनी भी ऑब्जेक्ट है। आइए दूसरे को देखते हैं, ही इज़ प्लेइंग इन द फील्ड। तो प्लेइंग पे व्हाट या whom लगाकर प्रश्न कीजिए, प्लेइंग व्हाट, खेल रहा है, क्या खेल रहा है। तो क्या आंसर आपको मिल रहा है इस प्रश्न का, बिल्कुल भी नहीं। तो ये वर्ड ऑब्जेक्ट नहीं है। अब दूसरा वर्ड यूज़ करके देखिए, प्लेइंग में प्लेइंग whom, प्लेइंग whom, खेल रहा है, किसे खेल रहा है, इसका भी आंसर इन द फील्ड बिल्कुल भी नहीं होगा। अतः इन द फील्ड ये ऑब्जेक्ट बिल्कुल भी नहीं है। फिर नेक्स्ट सेंटेंस पे देखिए, माय फादर लव्ड मी वेरी मच। तो लव्ड मेन वर्ब है, इसमें व्हाट या whom लगाकर प्रश्न कीजिए, लव्ड व्हाट, प्यार करते थे क्या, क्या आंसर आया, बिल्कुल भी नहीं। तो ये वर्ड ऑब्जेक्ट नहीं होगा। लव्ड, बल्कि इस तरह से भी इसको देख लीजिए, लव्ड प्यार करते थे, whom, यहाँ पे whom का डेफिनेटली आंसर आ रहा है, प्यार करते थे whom, किसे, तो द आंसर इज मी, मुझे। तो मी ऑब्जेक्ट हुए, राइट। और फिर आई लाइक दिस ब्यूटीफुल फ्लावर्स में वर्ब लाइक है, लाइक पसंद करता हूँ। अब व्हाट या whom लाइक के साथ प्रयोग कीजिए, लाइक व्हाट पसंद करता हूँ क्या, क्या इसका आंसर मिल रहा है, तो यस, आई लाइक व्हाट क्या, तो दीज ब्यूटीफुल फ्लावर्स, ये सुंदर फूल। तो दीज ब्यूटीफुल फ्लावर्स ये क्या हुए, वर्ब के ऑब्जेक्ट हुए, ऑलराइट। इस वाक्य में देखिए, दे ईट बनाना, तो ईट खाते हैं, व्हाट क्या, क्या आंसर मिल रहा है, तो यस आंसर मिल रहा है, क्या खाता है, बनाना खाता है। तो वर्ड बनाना इज ऑब्जेक्ट। आई थिंक आपको ये पहचानने के लिए आ गया है कि किसी भी वर्ब के बाद जो पार्ट्स ऑफ स्पीच आए हैं वो ऑब्जेक्ट हैं अथवा नहीं। देखते हैं, मेन वर्ब को दो भागों में बांटा गया है, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब ऐसे वर्ब जिनके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया गया हो, ट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। ट्रांजिटिव वर्ब, द वर्ब यूज्ड विथ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ ट्रांजिटिव वर्ब। जैसे कि फॉलोइंग एग्जाम्पल्स को आप देख सकते हैं, सेंटेंसेस आर देयर, ही हेट्स दीज ब्यूटीफुल फ्लावर्स, वह इन सुंदर फूलों से नफरत करता है, राइट। तो मुख्य क्रिया क्या है इसमें, हेट। हेट के बाद दीज ब्यूटीफुल फ्लावर्स और फ्लावर्स, तो फ्लावर्स वर्ड ऑब्जेक्ट हैं और हेट ये मेन वर्ब है। तो मैं बता रहा हूँ ट्रांजिटिव वर्ब, तो ऐसा वर्ब जिसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया गया हो। तो इस वर्ब का फ्लावर वर्ड ऑब्जेक्ट है, अतः हेट ये ट्रांजिटिव वर्ब हुए। फिर सेकंड में देखिए, माय फादर हैज़ रेड द बुक, माय फादर हैज़ हेल्पिंग वर्ब, रेड मेन वर्ब, और इस मेन वर्ब का द बुक ऑब्जेक्ट है। I mean this word is object of this verb
इसलिए इस वर्ब को ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। और जैसा कि ऊपर में हमने देखा, हेड का दीज फ्लावर्स ऑब्जेक्ट है, इसलिए हेड को ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। ऑलराइट, एंड यू नो दिस, आप इसे जानते हो। नो मेन वर्ब है और इस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया गया है। दिस क्या है? ऑब्जेक्ट है। आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी कहा व्हाट या होम लगाकर मुख्य क्रिया में यदि आप प्रश्न करते हैं उसका आंसर आता है तो वो ऑब्जेक्ट होगा। तो यू नो, पहले तो इसको देखिए, दिस क्या ये ऑब्जेक्ट है? तो नो व्हाट, तुम जानते हो, क्या जानते हो? तो इसे जानते हो, राइट। तो डेफिनेटली यह दिस वर्ड आंसर है व्हाट का, क्या जानते हो। यू नो, तुम जानते हो, व्हाट क्या, या फिर किसे, होम, तो यह या इसे मैं जानता हूँ। तो दिस वर्ड इज ऑब्जेक्ट ऑफ दिस वर्ब, देयरफॉर नो इज ट्रांजिटिव वर्ब। शी हैज़ हेल्प्ड हिज ब्रदर, उसने उसके भाई की मदद की है। तो हैज़ हेल्प्ड, हेल्प्ड मुख्य क्रिया है और ब्रदर मुख्य क्रिया का ऑब्जेक्ट है, इसलिए हेल्प को हम ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। ऐसे भी आप चेक कर सकते हैं। सी हैज़ हेल्प्ड, उसने मदद की है। होम, किसे मदद की है? तो हिज ब्रदर, उसके भाई की मदद की है। तो डेफिनेटली हेल्प यानी मुख्य क्रिया का ऑब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट प्रूव्ड है या, इसलिए इस क्रिया को, हेल्प को ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। फिर इसमें देखिए, सी लव्स यू, वह तुमसे प्यार करती है। मैं लव्स होम, होम का आंसर है ये यू। तो लव्स होम, प्यार करता है किसे? तो यू, तुम्हें। तो ये मुख्य क्रिया का ऑब्जेक्ट है। मुख्य क्रिया का ऑब्जेक्ट होने पर वह क्रिया ट्रांजिटिव वर्ब कहे जाते हैं। और फिर लास्ट वन देखिए, गणेश ड्रिंक्स वाटर, गणेश पानी पीता है। तो ड्रिंक्स व्हाट, पीता है, क्या पीता है? तो आंसर इज वाटर, इसलिए प्रूव्ड है कि वाटर ऑब्जेक्ट है इस क्रिया का, इसलिए इस क्रिया को ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। द नेक्स्ट देखते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। तो जैसा कि मैंने लिखा है, द वर्ब यूज्ड विदाउट एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एन इंट्रांजिटिव वर्ब, यानी ऐसे वर्ब जिसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं किया गया हो, इंट्रांजिटिव वर्ब कहे जाते हैं। इन वाक्यों को देखिए आप, इन वाक्यों को देखने से आपको क्लियर हो जाएगा कि ये सारे जो मुख्य वर्ब हैं, मेन वर्ब हैं, ये इंट्रांजिटिव वर्ब हैं, क्योंकि इनके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं किया गया है। जैसे द फर्स्ट सेंटेंस इज माई फादर गेट्स अप एट 5 o'clock। तो माई फादर गेट्स अप, मेरे पापा, ये तो सब्जेक्ट है आप जानते हैं, गेट्स अप जगते हैं, एट 5 o'clock 5 बजे। तो यदि आपकी जानकारी अधूरी है तो माई फादर को आप सब्जेक्ट कहेंगे और गेट्स को आप वर्ब कहेंगे और एट 5 o'clock को शायद आप ऑब्जेक्ट कहें, जबकि एट 5 o'clock ये ऑब्जेक्ट बिल्कुल भी नहीं होगा। मैंने अभी जस्ट आपको बताया है कि मुख्य क्रिया में व्हाट या होम लगाकर प्रश्न करने पर जो आंसर आएगा वो ऑब्जेक्ट कहे जाएंगे। तो गेट्स अप मुख्य क्रिया है ये, इसमें आप व्हाट ऐड करके प्रश्न कीजिए। गेट्स अप जगता है, व्हाट क्या। तो एट 5 o'clock ये क्या का आंसर बिल्कुल भी नहीं है। गेट्स अप जगता है, होम किसे, तो ये किसे का भी आंसर नहीं है। तो ऑब्जेक्ट वर्ब के बाद आया तो है, बट अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच आए हैं, ये इस पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम ऑब्जेक्ट नहीं कह सकते। और अगर वो ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऐसे क्रिया को इंट्रांजिटिव वर्ब कहे जाएंगे। अतः गेट्स अप इस सेंटेंस में इंट्रांजिटिव वर्ब हुए। फिर देखिए, ही इट्स, वह खाता है। ही सब्जेक्ट है, इट्स वर्ब है, इसके बाद ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं, इसलिए इट्स को इंट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। आई गो टू द प्लेग्राउंड, मैं प्लेग्राउंड जाता हूँ। तो आई सब्जेक्ट है, गो वर्ब है और प्लेग्राउंड क्या ये ऑब्जेक्ट है। तो आइए देखते हैं, गो जाता हूँ, व्हाट क्या। तो प्लेग्राउंड तो क्या का आंसर बिल्कुल भी नहीं हो सकता। गो जाता हूँ, होम किसे, तो ये किसे का भी आंसर नहीं है। अतः द प्लेग्राउंड ये ऑब्जेक्ट नहीं है, अतः गो इंट्रांजिटिव वर्ब हुए। दे वॉक इन द फील्ड, वे टहलते हैं मैदान में। तो वॉक टहलता है या टहलते हैं, व्हाट क्या, तो इसका आंसर बिल्कुल भी नहीं है। और वॉक टहलते हैं किसे, किसी का भी आंसर नहीं है, अतः वॉक वर्ड इंट्रांजिटिव वर्ब हुए। फिर लास्ट में देखिए, सी रैन फास्ट, वह तेजी से दौड़ी। तो सी रैन, वह दौड़ी, दौड़ी व्हाट क्या, तो इसका आंसर फास्ट बिल्कुल भी नहीं है। रैन होम, दौड़ा किसे, तो किसी का भी आंसर नहीं है। अतः इन वाक्यों में वर्ब गेट्स अप, इट्स, गो, वॉक और रैन
ये इंट्रांजिटिव वर्ब हैं क्योंकि इसके बाद ऑब्जेक्ट्स का प्रयोग नहीं किया गया है, और ऑब्जेक्ट्स का प्रयोग नहीं किया गया हो तो वो इंट्रांजिटिव वर्ब कहे जाएंगे। ऑलराइट, मैं कुछ सेंटेंस को लिखता हूँ, इसमें आप देखिए कि कौन सा इंट्रांजिटिव वर्ब है और कौन सा ट्रांजिटिव वर्ब है। तो देखिए इसमें मैंने कुछ सेंटेंसेस को लिखे हैं, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। ये सारे के सारे सेंटेंसेस, आई सेंग अ सॉन्ग, माई सन ब्रोक द ग्लास, आई स्पीक द ट्रूथ, ही इज़ फ्लाइंग अ काइट, द प्यून रैंग द बेल, सी रीड्स अ बुक, आई ईट अ मैंगो। ये सारे ट्रांजिटिव वर्ब हैं। इन वाक्यों में सारे के सारे वर्ब्स ट्रांजिटिव वर्ब हैं क्योंकि इन वर्ब्स के बाद जो प्रयोग किए गए हैं वर्ड्स, ये वर्ड्स ऑब्जेक्ट हैं, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब हैं, इसलिए ट्रांजिटिव वर्ब हुए। इन ट्रांजिटिव वर्ब, आई ईट, सी रीड्स, द बेल रैंग loudly, the glass broke, birds sing in the trees, he speaks too loudly, birds fly in the sky। इनमें जितने भी वर्ड्स को आप देख रहे हैं, it, reads, rang, broke, sing, speak और fly, ये सारे वर्ब्स इंट्रांजिटिव वर्ब हैं क्योंकि इनके बाद जो वर्ड्स प्रयोग किए गए हैं वो ऑब्जेक्ट्स बिल्कुल भी नहीं हैं, और ऑब्जेक्ट्स नहीं होने पे यू नो वेल कि वो सारे के सारे इंट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं। तो इस प्रकार मैंने वर्ब क्या है और ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, मेन वर्ब्स क्या हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स कितने हैं, वर्ब्स ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड ट्रांजिटिव वर्ब एंड इंट्रांजिटिव वर्ब, और लास्ट में कंक्लूड करते हुए मैं बता दूं, गो, डाई, स्लीप, कम, सिट, ये ऐसे वर्ब्स हैं जो हमेशा इंट्रांजिटिव वर्ब के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। तो काइंड्स ऑफ वर्ब और ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव वर्ब्स, वर्ब ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये ख़त्म होता है और आपको डेफिनेटली समझ में आया होगा। यदि आपको किसी प्रकार की दिक्कत रह गई हो तो आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। वीडियो कैसी लगी मुझे लिखकर बताइएगा ज़रूर, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में सुधार कर सकूं। और पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और अपने दोस्त फ्रेंड्स को शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए